Respected teachers, dear friends, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी तक आपके सामने बहुत सारे प्रेजेंटेशन आ चुके, खास तौर से जो लिटरेरी प्रेजेंटेशन है, जो लिटरेरी रिसर्च का जो प्रेजेंटेशन था वो आ चुका है। और इसी सिलसिले में जो मेरा टॉपिक है ये कंसेप्ट ऑफ हवाए मुहित इन कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। एक्चुअली हवा की जो इम्पोर्टेंस है, असबाब सित्ता ज़रूरिया को अगर आप देखेंगे तो उनमें जो छः फैक्टर्स हैं, उनमें ये वो असबाब हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक सबब अगर मादूम हो जाएगा तो सेहत का वजूद या इंसान का वजूद ही मुमकिन नहीं है। और इन छः असबाब में सबसे जो पहला सबब है वो हवाए मुहित है। और हवाए मुहित अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए। और हमसे बेहतर इन चीज़ों को कौन समझ सकता है कि अगर आप हमारे कभी कुलियात के पीजी सेमिनार में अगर आए तो आप इससे बखूबी वाकिफ हो जाएंगे कि जिसमें ना कोई वेंटिलेशन है, ना कोई खिड़की है, ना कुछ है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो हवा की इम्पोर्टेंस है उससे कुलियात डिपार्टमेंट से अलावा कोई बेहतर नहीं समझ सकता है। तो इस हवाई मुहित का अपना एक इम्पैक्ट है हमारे हेल्थ के ऊपर, और हेल्थ को रिस्टोर करने में, हेल्थ को बेटर रखने में एयर क्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और हमारे यूनाइटेड टेक्स्ट के अंदर इसको बहुत डिटेल्स के साथ अतीबा ने इसकी वजाहत की है। लेकिन यह है कि ये मुतफर्रिकात शक्ल में बहुत सारे यूनाइटेड टेक्स्ट के अंदर अवेलेबल है, और हमारी अपनी कोशिश ये है कि इसमें कि वो जो सारे हवाई मुहित के ऊपर जो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं उनको कंपाइल किया जाए, और उनके जो हवाई जय्यदुल जौहर के जो इफ़ेक्ट हैं हेल्थ के ऊपर, और जिस तरह से उनके अंदर तगय्युरात आते हैं, उन तगय्युरात की वजह से जो अमराज़ वजूद में आती हैं उन अमराज को कंपाइल करना। और हमारी अपनी कोशिश ये है कि जहाँ पे आज गवर्नमेंट और पूरी की पूरी वर्ल्ड इस बात पे लगी हुई है कि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, बहुत सारे मीन्स, बहुत सारे लेजिस्लेशन इवन की अभी तक वजूद में आ चुके हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे दौर में हमारी कोशिश ये है कि जो यूनानी अतिब्बा ने जो बहुत सारे जो मेजर्स दिए हैं एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसको भी सामने रखा जा सके, ताकि हो सकता है कि वो चीज़ें गवर्नमेंट की नज़रों में आए और वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सके। और मुझे लोग फहद के नाम से जानते हैं, और इत्तफाक से मैं पीजी स्कॉलर कुलियात डिपार्टमेंट में हूँ। और जो मेरे गाइडेंस हैं, जो मेरे गाइड हैं वो जमाल अख्तर सर हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं कुलियात डिपार्टमेंट के ही, और जो को गाइड हैं हमारे तनवीर सर हैं, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कुलियात डिपार्टमेंट में। तो अब तक एक बहुत अच्छा ट्यूनिंग रही है हमारे अपने गाइड और को गाइड के बीच में, अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी इंशाल्लाह इसमें बाकी रहेगी। तो अब जो चीज़ें सामने हमारे, जो आपके स्लाइड सामने नज़र आ रही होगी चीज़ें, कि ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम अपने इस प्रेजेंटेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे, जिनमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, यानी जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड जो चीज़ें एक ब्रीफ में, एक शॉर्ट में आपके सामने एक दो स्लाइड में आ जाएंगी। उसके बाद जो हमारे इस रिसर्च का पर्पस क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपके सामने आएगा। फिर उसके बाद जो एक छोटा मोटा एक रिव्यू है लिटरेचर का, अल्टीमेट जो इसका रिव्यू आएगा वो लिटरेचर थीसिस में आएगा, लेकिन फिलहाल जो है एक छोटा सा कोशिश की गई है इसके अंदर शामिल करने की। फिर उसके बाद जो हमारा रिसर्च का जो मेथोडोलॉजी है, वो किस तरह से हम अपने रिसर्च को कंप्लीट करेंगे और किस तरह से कंपाइल करेंगे, वो चीज़ आएगी। एक्चुअली डिस्कशन एंड कंक्लूजन का पार्ट ये थीसिस का लास्ट पार्ट होता है, और जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हमारा आएगा वो थीसिस में आएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी हमने प्रेजेंटेशन रखा उसका एक छोटा सा डिस्कशन का पार्ट आपके सामने रखा जाए, और उसके बाद जो फिर जहाँ से हमने अपने रेफरेंसेस लिए हैं, अब तक रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा, करीब 35-40 किताबों के रेफरेंसेस हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल आपके सामने चंद ही किताबों के रेफरेंसेस हम शो करेंगे आपको। अब ये इंट्रोडक्शन शुरू होता है, इसमें आप देखें कि हवाए मुहित को अभी तक जो चीज़ें आई हैं कि हवाई मुहित को आखिर मॉडर्न में क्या कहेंगे। कुछ जगहों पे पेरिफेरल एयर देखने को मिलता है, कुछ जगहों पे एम्बिएंट एयर भी देखने को मिला है। तो अब तक जो मुझे समझ में आ रहा है, हवाई मुहित वो चीज़ है जो आपके रिच में हो। कहीं कहीं पे किसी पेपर्स में मैंने हवाई मुहित को आउटडोर एयर की शक्ल में भी देखा है, लेकिन जो चीज़ें हो सकता है इंडोर एयर को भी हवाई मुहित में शामिल किया जा सकता है। तो हवाई मुहित जो है वो सारे असबाब सित्ता ज़रूरिया का पहला फैक्टर है, और ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर इसके अंदर किसी तरह की कोई एक्सपेंसिव फैक्टर शामिल हो जाए, या इसके कैफियत या इसके जौहर के अंदर कोई तब्दीली आ जाए, तो अल्टीमेटली वो हमारे हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है।
और अभी तक के बहुत सारे जो मॉडर्न पेपर्स के अंदर और WHO के जो बहुत सारे गाइडलाइंस आ चुके हैं, जिसमें ये है कि एयर पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता है, स्पेशली और पल्मोनरी सिस्टम के अंदर देखें तो बहुत सारे माइनर इरिटेशन से लेकर के मेजर और क्रॉनिक डिजीजेस तक डेवलप हो जाती हैं। अब ये है कि हवाए जय्यदुल जौहर का जो कंसेप्ट है टिप के अंदर, यानी फ्रेश एयर किसको कहते हैं? फ्रेश एयर उसको कहते हैं कि जो हर तरह के तगय्युरात से पाक हो और जो चारों तरफ की जो दीवारें हैं उनसे घिरी हुई ना हो, कोई छत से घिरी हुई ना हो, तो इस तरह की एयर को जय्यदुल जौहर कहेंगे। तो अब अगर इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इंडोर एयर को देखते हैं, तो इंडोर एयर जो कि हमारे एक सराउंडिंग्स में घिरी हुई होती है, तो जाहिर सी बात है इंडोर एयर को जय्यदुल जौहर नहीं कहा जाएगा। अब इसके अंदर जो है बहुत सारे फैक्टर्स के इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, जिसके अंदर से इसके तगय्युरात आने लगती है, और जिसमें तगय्युरात जो है वो नॉर्मल भी हो सकते हैं, यानी तबई भी हो सकते हैं, और एबनॉर्मल भी हो सकते हैं, गैर तबई भी हो सकते हैं। तो जो नॉर्मल फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जो नॉर्मल फैक्टर्स आते हैं वो सीजन्स की वजह से हो सकते हैं, या फिर जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं लाइक लैटिट्यूड है, एल्टीट्यूड है, ओशनिक इफेक्ट्स हैं, या प्रॉक्सिमिटी टू सी है, ये सारे इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो गैर तबई तगय्युरात हैं, ये तगय्युरात वो तगय्युरात होते हैं जो कभी कभी हमारे हेल्थ पे एक अच्छा इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं, और कभी कभी ऐसे भी तगय्युरात आते हैं जो हमारे हेल्थ पे डेलीटेरियस इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब इसके बाद जो है लिटरेचर ऑफ यूनानी मेडिसिन प्रोपोजेस मेनी सिंपल एंड इफेक्टिव मेजर्स। जाहिर सी बात है, इसमें इससे पहले ही हमने बता दिया कि बहुत सारे ऐसे मेजर्स भी हैं जो हमारे यूनानी मेडिसिन के लिटरेचर में दिया गया है, जिससे कि हम एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक फ्यूमिगेशन वगैरह है, यानी बखूर है जिसको धुनी वगैरह देना, बहुत सारी दवाएं हैं जैसे जाफरान है, आपका मस्तगी है, मियोसाइला है वगैरह। तो ये हमारी कोशिश है कि हम इन सारी चीज़ों को कंपाइल करें, और कंपाइल करने के बाद इसको लोगों के सामने लाएं। अब ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 4 पॉइंट्स में इसको हमने अपने एम्स को रखने की कोशिश की है। सबसे पहला था एक्सप्लोरेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ हवाई मुहित। हवाई मुहित का कंसेप्ट क्या है, जो मुख्तलिफ किताबों के अंदर मौजूद है, उसको एक्सप्लोर करना, और फिर इसके जो तगय्युरात आते हैं, यानी तगय्युर कैफी और तगय्युर जौहरी। अब तक जो एयर पॉल्यूटेंट्स यानी एयर क्वालिटी के इन टर्म्स से बात होती है, तो जहां भी एयर पॉल्यूशन का जिक्र आता है वहां हम जनरली मॉडर्न लिटरेचर में आप देखेंगे तो तगय्युर जौहरी की बात होती है, लेकिन ये यूनानी तिब की खासियत है जिसमें तगय्युर कैफी की भी बात की गई है। इसकी बात क्या है कि इसका जो इम्पैक्ट है हमारे हेल्थ के ऊपर, खासतौर से तगय्युर जौहरी का जो इम्पैक्ट है उसको देखना, और फिर इसके बाद हम यूनानी टेक्स्ट से, यूनानी लिटरेचर से क्या एक प्रिजम्पटिव सॉल्यूशन दे सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि आपके जैसे कोई रिसर्च स्कॉलर आगे आए और फिर इसके ऊपर काम करें और ये देख के ये साबित करें कि उन दवाओं का आखिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी एयर क्वालिटी के ऊपर। अब ये लिटरेचर रिव्यू है, जिसमें कि सबसे पहले तो फ्रेश एयर की बात की गई है कि फ्रेश एयर कहते किसको है। ये ऑलरेडी इससे पहले हम बता चुके हैं कि फ्रेश एयर उसको कहेंगे जो कि किसी तरह की चीज़ों से, यानी किसी तरह की वेसिलिटी में घिरी हुई ना हो, ना कोई वॉल हो, ना कोई रूफ हो, और खासतौर से वो एयर अगर हम किसी ऐसे लोकेलिटी में रह रहे हैं जो वाटर लॉगिंग एरिया है, जो कोई ट्रेंचेस है, या कहीं पे कोई बैम्बू फील्ड्स है, वहां पे जो एयर होगी वो एयर फ्रेश नहीं कहलाएगी। यानी इस तरह की चीज़ों से एयर को पाक होना चाहिए, तभी वो जाकर के जय्यदुल जौहर या फ्रेश एयर कहलाएगी। अब ये है कि जो फ्रेश एयर है, बहुत सारे ऐसे मकानात हो जाते हैं जो न्यूली रिबिल्ट होते हैं, जिसमें प्लास्टरिंग वगैरह होती है, पेंटिंग वगैरह होती है। तो यूनानी तिब के एतबार से अगर हम बात की जाए तो वैसे जगहों पे ऐसे नए मकानात, जो नए मकानात बन रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए अभी फिलहाल नुकसानदेह हो सकते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि फौरन नए मकानात बने हुए नए मकानात में एंट्री न किया जाए, बल्कि कुछ वक्त के छोड़ दिया जाए ताकि वो केमिकल से फ्री हो सके। अब इसके बाद जो इसके तगय्युरात जो आएंगे वो तगय्युर कैफी है, तगय्युर जौहरी है, और ये जो तगय्युरात है इनके क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले हम तभी तगय्युरात को लेंगे, यानी वो चीजें जो हमारे जो मेनली सीजन्स की वजह से इम्पैक्ट डालता है। अब इसमें देखें तो इसमें 4 सीजन्स को जनरली हमारे लिटरेचर्स के अंदर लिखा गया है। हालांकि ये जो डिस्कशन का पार्ट है वो एस्ट्रोलॉजी से है, उलूम नजूम से है, इल्म नजूम से है, सॉरी, लेकिन बहैसियत एक फिजिशियन, एक तबीब होने के नाते हमारा ये जानना जरूरी है कि इन
सीजन्स का क्या अपना इम्पैक्ट है और किस तरह के लोगों पे ये असरअंदाज कर सकता है और किस तरह के अमराज इन सीजन में होते हैं। हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इन सीजन को, ये सीजन अपने एक नेचुरल फिनोमिना में चलते रहते हैं। उसमें देखेंगे जो सबसे पहला सीजन जो आपके सामने है स्प्रिंग सीजन यानी मौसम रबी का। इसमें क्या है कि जो इसका जिक्र किया गया टेम्परेचर वो मोतदिल जिक्र किया गया है। हालांकि अगर किताबुल मुख्तारत फित्ती को उठा के देखेंगे तो इसमें हाद तक का जिक्र किया गया है, लेकिन अल कानून की बहस में इसमें ये लिखा गया है कि चूंकि ये हरारत और बरूदत के एतबार से और साइमल्टेनियसली यबूसत और रतूबत के एतबार से ये सीजन मोतदिल होता है, क्योंकि एयर की जो कैफियत है यहाँ पे मोतदिल होती है, इसी वजह से इस मौसम का मिजाज जो है मोतदिल लिखा गया। और इसमें यह है कि जो हेल्दी लोग हैं, हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए ये बेटर मौसम है, लेकिन ऐसे लोग जो क्रॉनिक अमराज में मुब्तला है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसी तरह से फिर हम मौसम गर्मा की अगर हम बात करें तो मौसम गर्मा का मिजाज जो है वो हार याबिस लिखा गया है, इस वजह से क्योंकि जो रतूबत मौसम रबी में मौजूद होती है ये मौसम शिता की वजह से आती है, और मौसम सैफ यानी मौसम गर्मा यानी समर सीजन के आते आते इसके अंदर जो रतूबत है वो एकदम खत्म हो चुकी होती है हवा की वजह से, हवा में से, जिसकी वजह से इसको मौसम को इसका मिजाज जो है हार याबिस खतीबा ने जिक्र किया गया है। और इस मिजाज में देखें इसमें लिखा है कि ओल्ड एज पीपल के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसकी वजह यह है कि जो भी मौसम है वो अपने मुख्तलिफ मुतजाद मिजाज के लोगों को के लिए फेवरेबल होता है, और अगर ओल्ड एज पीपल का मिजाज देखा जाए तो वो बारिदुल मिजाज होते हैं, इसी वजह से ये मिजाज उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल होता है। मौसम खरीफ की बात कर लें, ऑटमन सीजन की बात कर लें, तो ये कोल्ड एंड ड्राई लिखा गया किताबुल मुख्तारात में, लेकिन अल कानून की बहस में इसमें जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि ये हरारत और बरूदत के एतबार से मोतदिल ज़रूर होता है, लेकिन यबूसत और रतूबत के एतबार से मोतदिल नहीं होता, यबूसत गालिब होती है इसके अंदर। उसकी वजह शेख ने ये जिक्र किया है क्योंकि जो मौसम सैफ अभी जस्ट गुजरा है, जिसके बाद ये मौसम खिज़ा का आया है, उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी जो यबूसत हवा के अंदर आ चुकी थी वो ज़ायल नहीं होती। थोड़ी सी अगर बरूदत आ जाए तो हरारत कम तो हो जाएगी, लेकिन अगर रतूबत के कोई असबाब पैदा नहीं होंगे तो हवा के अंदर जो है वो रतूबत नहीं आएगी। और ये मौसम जो है सारे मौसमों के एतबार से देख लें तो सबसे वर्स्ट सीजन यानी ख़राब मौसम इसको माना गया है। इसके बाद मौसम शीता की बात करें, विंटर सीजन की, तो इसका मिजाज जो है वो कोल्ड एंड मॉइस्ट है, यानी बारिद और रतब है, क्योंकि इसके जस्ट पहले जो है अगर देख लें तो मानसून आ चुका होता है जिसके अंदर रतूबत के असबाब पैदा हो जाते हैं। और इसी तरह से देखें कि ये हॉट टेम्परामेंट वालों के लिए ज़्यादा बेटर होता है, और अगर कोल्ड टेम्परामेंट के लोग हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी वजह से नज़ला जुकाम के ज़्यादातर वो लोग वो मुब्तला होते हैं जो कि कोल्ड टेम्परामेंट के होते हैं। और ये आगे की लाइन, एवरी एज एंड टेम्परामेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज बेनिफिटेड विद द सीजन ऑफ अपोजिट टेम्परामेंट एंड वाइस वर्सा। इसके बाद ये कुछ अमराज का जिक्र है कि किस मौसम में कौन से अमराज होते हैं। एक लंबी लिस्ट है, लेकिन चूंकि कम स्लाइड्स के अंदर ज़्यादा चीज़ों को शामिल कर लेना है, इसी वजह से जो स्प्रिंग सीजन की बात है उसमें नक्सीर है, इसहाल दम भी है, नफ्सुद्दम है। समर सीजन में जो है हुम्मा मुख्तलिफा है, हाई ग्रेड फीवर, सुर्फादा है, आशूब चश्म है। और ऑटमन सीजन में देखेंगे तो जरबोहिता है, कुबा है, ज़लकुल अमा है। और मौसम शीता की बात करेंगे तो नज़ला व जुकाम है, ज़ातुल रिया है, ज़ातुल जलब है, औजा वगैरह है। अब इसके बाद क्या है कि हर मौसम का अपना चूंकि एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और किस तरह के लोगों में वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, किस तरह के लोगों के लिए वो नुकसानदेह है, किस तरह के अमराज इन मौसम में पैदा होते हैं। इस वजह से ये ज़रूरी है कि हम हर फिजिशियंस को ये जाने कि इन अमराज का मिजाज क्या है और इन अमराज के तगय्युरात क्या है। अब हम एबनॉर्मल चेंजेस यानी गैर तबी तगय्युरात की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो सेलेस्टियल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, यानी बहुत सारे आसमानी फैक्टर्स हैं, सितारों का जमा हो जाना, वो सारी चीज़ें इल्म नजूम से ताल्लुक़ रखती हैं। और कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, इसमें देख लें कि लैटिट्यूड है, एल्टीट्यूड है, प्रॉक्सिमिटी टू सी है। लैटिट्यूड की अगर हम बात कर लें तो लैटिट्यूड वो इमेजिनरी लाइन्स हैं, फर्जी खतूत हैं, जो कि एग्जैक्टली हमारे अर्थ पे इसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन जो जोग्राफीदां हजरात हैं इन्होंने इसको बनाने की कोशिश की है ताकि हर जगह को अपनी जगह लोकेट किया जा सके। जिसमें जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो आपका इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आर्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिक सर्कल है वगैरह। एल्टीट्यूड की हम बात करें तो एल्टीट्यूड, अच्छा लैटिट्यूड का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अगर इक्वेटर के आसपास का जो इलाका होगा वो ज़्यादा
ज़्यादा हार होगा, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से टुवर्ड्स द पोल अगर मूव करेंगे तो वैसे वैसे ग्रेजुअली जो हरारत है वो कम होने लगेगी, बुरूदत बढ़ने लगेगी। एल्टीट्यूड की बात करें तो एल्टीट्यूड कहते हैं जो सी लेवल से किसी जगह की ऊंचाई, उसको एल्टीट्यूड कहा जाता है। जैसे जैसे हम सी लेवल से हायर एल्टीट्यूड की तरफ मूव करेंगे तो ग्रेजुअली क्या होगा कि एयर के अंदर जो हरारत है वो कम होने लगेगी। प्रॉक्सिमिटी टू सी, यानी जो समुद्री इलाके से करीब के जो इलाके हैं वो ज्यादातर मोतदिल होते हैं टेम्परेचर के मुकाबले में। ओशन करंट्स की बात करें तो ओशन करंट्स जैसे जितने भी साइक्लोन या एंटी साइक्लोन डेवलप करते हैं वो ओशन से डेवलप करते हैं, और उन इलाकों को ज्यादा मुतासिर करते हैं जो इलाके उनके आसपास के होते हैं। इस तरह के जो तगयुरात हैं वो जरूरी नहीं कि आपके सेहत पे बैड इम्पैक्ट डालें, डेरिटेज से इम्पैक्ट डालें, लेकिन उसके अलावा जो कुछ दूसरे गैर तबी तगयुरात हैं, खासतौर से जो जौहरी हैं, जिनमें प्यूट्रीफैक्शन और पॉल्यूटेंट्स ये दोनों शामिल हो जाते हैं। प्यूट्रीफैक्शन का मतलब ये हुआ कि किसी तरह के अगर जरासीम शामिल हो जाए, जैसे अभी जस्ट रिसेंटली कोविड-19 का पीरियड गुजरा है, जिसमें आपने देखा होगा कि एक वायरस की वजह से क्या हो गया कि सारे के सारे बहुत सारे मतलब पूरा जो वर्ल्ड है एक तरह से समझो कि स्टैग्नेंट हो गया, और लोग बाहर के बजाय इंडोर एयर को ज्यादा प्रेफर करने लगे। तो जो कानून में जिक्र किया है कि प्यूट्रीफैक्शन का, यानी एयर में जो प्यूट्रीफैक्शन होता है वो उसी तरह से होता है जिस तरह से अगर कोई गड्ढा हो, कोई वाटर लॉगिंग एरिया हो, जहाँ पे जो पानी के अंदर जो ताफुन पैदा हो जाता है, उसी तरह से एयर के अंदर भी, हवा के अंदर भी उसी तरह का प्यूट्रीफैक्शन आता है। इसके अलावा कुछ जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, लीड है, ओजोन है। ओजोन ऐसे तो अगर देखेंगे तो बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर है, ताकि यूवी रेज को वो रोकता है वो हमारे तक पहुंचने में, लेकिन अगर यही ओजोन हमारे एयर में शामिल हो जाए तो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब आती है बात कि इन एयर पॉल्यूटेंट्स पे चूंकि हमारा कंट्रोल है, तो इनका जो सोर्सेज है वो जानना जरूरी है, और उसको कैसे हम इम्प्रूव करें ये भी जानना जरूरी है। तो मोस्टली जो इसका सोर्सेज है वो ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन है। जो इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं वो ज़्यादातर हमारे एयर क्वालिटी को डिटेरियोरेट कर रहे हैं। तो इसमें कोशिश ये हो सकती है कि इसके मेजर्स को हम थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब आती है मेथोडोलॉजी की। इसमें जो सोर्स ऑफ डाटा है हमारा, वो जो भी लिटरेचर्स चाहे यूनानी के हो या मॉडर्न के हो जो अवेलेबल है उसको, और जो बहुत सारे पेपर्स जर्नल्स में जो पब्लिश है या अनपब्लिश डाटा है वहां से कोशिश करनी है। और जो मेथड ऑफ कलेक्शन होगा हमारा ये होगा कि जो भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर्स हैं उनकी एक्सटेंसिवली उसको सर्च किया जाए। अगर पहले तो हमारे अपने डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में देखेंगे, वहां मिल जाए तो बेटर है, फिर GTCH की लाइब्रेरी में, वरना उसके बाद फिर ये होगा कि जो खुदाबख्श लाइब्रेरी और RIO में है वहाँ कोशिश करी जाएगी। और इसके बाद भी अगर हमारा लिटरेचर पूरा नहीं हो पाएगा तो फिर इसके लिए अगर हमारा कॉलेज परमिशन दे और इंसेंटिव कुछ दे तो फिर हम अलीगढ़ और बैंगलोर की तरफ मूव कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर अच्छा, एक चीज इसमें चलते चलते मैं ये भी बता दूं कि जो ऑनलाइन सर्च में जो मुझे प्रॉब्लम महसूस हुई है, जो रिसर्चगेट और पबमेड और गूगल स्कॉलर वगैरह पे, तो जब रिसर्चगेट में मैंने अपने एक लिंक बनाने की कोशिश की, कोई एक आईडी जनरेट करने की कोशिश की, तो रिसर्चगेट ने मुझे परमिशन नहीं दिया। मुझसे पूछा गया कि आप क्या हैं, तो जब रिसर्च कॉल डाला और जैसे GTCH को डाला तो वो लिया नहीं। तो उसके लिए हमने रिटर्न में प्रिंसिपल साहब से मिले, वर्बली भी मिले, 2-3 बार मिल चुके हैं। तो जो GTCH का जो एक इंस्टीट्यूशनल आईडी है वो हम लोग को प्रोवाइड किया जाए ताकि हम रिसर्चगेट पे जाकर के अपने पेपर्स को देख सकें। लेकिन अल्टीमेटली अब तक ये चीजें नहीं वजूद में आई हैं। हो सकता है आप लोग कोशिश करें तो शायद ये चीजें मिल जाए। उसके बाद जो हमने अभी डाटा जो हम अब तक इसको ढूंढ चुके होंगे उसको कंपाइल करेंगे, और जो हमारे ड्यूरेशन का स्टडी है 12 मंथ का है। ऑलरेडी सेशन हमारा काफी डिले हो चुका है, तो जरूर हमारे पास 12 मंथ भी अवेलेबल नहीं है। प्लेस ऑफ स्टडी देखेंगे तो GTCH है, और स्टडी डिजाइन जो है लिटरेरी रिसर्च। इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन अभी तक चीजें देखने में आ रही हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लिनिकल रिसर्च, लिटरेरी रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल क्या चीजें। एक्चुअली क्या होता है कि धीरे धीरे वक्त के साथ चीजों को आप समझेंगे। 1-2 लेक्चर्स में आपको रिसर्च समझ में नहीं आ रही की चीजें, जब आप रिसर्च को पढ़ेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। हमारा जो है एकदम बेसिक फंडामेंटल है। बेसिक का मतलब ये होता है कि कोई चीज ऑलरेडी जो वसूल आपका किया गया है उसको आप वैलिडेट करें या कोई एक नया प्रिंसिपल्स आप देने की कोशिश करें। और चूंकि हमारा काम सिर्फ कंपाइलेशन का है तो इसी वजह से इसको लिटरेरी रिसर्च या बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च कहेंगे। अब आती है लास्ट पार्ट हमारा डिस्कशन का। डिस्कशन में यह है कि अगर चूंकि अब तक हमने देखा कि अगर एयर के अंदर एयर क्वालिटी में किस तरह का डिटोरेशन आता है, कुछ चेंजेस आते हैं, तो उसका एक
इल इफेक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर, पब्लिक हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। तो बेटर ये है कि हम इसको इम्प्रूव करें ताकि बहुत कम ही लोग जो है वो क्रॉनिक डिजीज में मुब्तला हो सके, बहुत कम लोग जो है वो एक्टिव डिजीज में आ सके। और जाहिर सी बात है, जो लोग किसी क्रॉनिक डिजीज में है, अगर हमने एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया तो उनके सिम्टम्स जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रावेट नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ के ऊपर बड़े किसी हद तक कम होगा। अब इसमें यह है कि जहाँ बहुत सारे मॉडर्न पैरामीटर्स हैं, जैसे प्लांटेशन करना, ऑटोमोबाइल्स को, जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको डिक्रीज करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कम करना, तो जहाँ पे ये सारे मेजर्स हैं वहीं पे हम यूनानी की तरफ से कुछ बखूर है, कुछ दवाएं हैं जिनको हम धुनी के तौर पे यूज कर सकते हैं, कुछ सऊब के तौर पे यूज कर सकते हैं, कुछ परफ्यूम्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। कुछ दवाएं ऐसी हैं जैसे मस्तगी है, मियोसाइला है, मुश्क है, लोबान है, आबनूस है, सिरका है, जाफरान है वगैरह। और अगर आज हम इस प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हमको एक मेजर यूनानी की तरफ से दे सकते हैं तो एक बहुत बड़ा हेल्थ सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और उसके बाद फिर ये कुछ रेफरेंसेस हैं आपके सामने। थैंक यू। अब अगर कोई सवाल मेरे इस प्रेजेंटेशन से मुतालिक हो तो आप लोग कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं वाज़ेह तौर पे कर दूं कि ज़रूरी नहीं कि हर इंसान हर चीज़ का, हर सवाल का जवाब दे सके। तो हो सकता है कि आप में से सवाल पूछने के बाद कुछ सजेशंस भी मेरे सामने आ जाए जो मैं अपने थीसिस में उसको इंक्लूड कर सकूं। तो ये आपकी तरफ से मेरे लिए नफा बख्श हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि सवाल करें आप। आपने कहा स्किल जो विजिट पर्सन होते हैं, स्पेशली क्रोनिक जो खांसी लोगों के लिए वो नुकसानदेह है, उसका कोई जस्टिफिकेशन क्या कुछ क्योंकि मौसम रबी की हम बात करें तो मौसम रबी का जो मिजाज है वो मोतदिल है। और स्पेशली जो क्या कहते हैं फाइला की बात करेंगे, जो हरारत और बरूदत है, तो उसमें ये एतदाल होता है। और जो भी क्रॉनिक डिजीज में देखेंगे तो किसी एक पार्टिकुलर कैफियत के साथ उनका डाइवर्शन मिलेगा। बहुत सारे अमराज ऐसे हैं जो क्रॉनिक डिजीज में जो बरूदत की तरफ माइल है, बहुत हरारत की तरफ माइल है। तो इस तरह के लोगों को अगर मुतजाद कैफियत नहीं मिलेगा तो परेशानी होगी। तो इस वजह से इस मौसम के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख मुजफ्फर सुलेमान डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज। बस मेरा क्वेश्चन है कि हमारे मुल्क पे जो सैयारों का असर होता है, उसमें कोई ऐसा सैयारा है जिसका डोमिनेंट असर होता है, थोड़ा उसको एलाबोरेट करें। जो सैयारात का जो इम्पैक्ट है हवा के ऊपर, अभी मैंने उसको थोड़ा सा अवॉइड किया है क्योंकि सारा फोकस हमने इसके कंपाइलेशन में जो ज़्यादा फोकस हमने किया है तगय्युरात के ऊपर किया है। तो बहुत सारे सैयारात हैं जिनका अपना एक इम्पैक्ट है। अभी उस चीज़ को चूंकि मैंने देखा भी, उस पोर्शन को मैंने भी अवॉइड किया है। तो इंशाल्लाह जैसे ही मैं उसको कंपाइल करता हूँ तो फिर इंशाल्लाह आपको उसके मुताबिक जस्टिफिकेशन दिया जाएगा। मेरा सवाल है कि आपने जो बताया कि जो बैम्बू फील्ड के आसपास के एरिया को हवा नहीं ठीक हो रही, तो बैम्बू फील्ड जो है वो किस तरह से हवा को एक्चुअली वो हवाए मोहित तो कहलाएगी ही। हवाए मोहित तो वो हो गया जो डाइट हमारे रिच में, वहाँ पे जयीदुल जौहर की बात आई थी। वो इस वजह से जैसे कलील का दर्द है या इंजन का दर्द है या बैम्बो फील्ड्स है, इस तरह की जगहों से बहुत सारे इस तरह के वेपर्स जो टेक्स्ट में लिखा गया, वो वेपर का जिक्र किया गया, बुखारात वहाँ से उठते हैं जो हवा में शामिल होकर के हवा की क्वालिटी को, हवा की कैफियत को वो डिस्टर्ब करते हैं। अब ये है कि एग्जैक्टली उसमें से किस तरह के बुखारात निकल रहे हैं
उन बुखारात को समझने के लिए फिर यह है कि फिर आगे के उसका काम है कि आगे देखा जाए, लेकिन अभी टेक्स्ट में सिर्फ इतना ही मेंशन है कि वहाँ से बुखारात निकलते हैं जो कि डिस्टर्ब करते हैं, इसी वजह से वो जदीदुल जौहर में नहीं आएगा। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, एक बात यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हूँ कि गैर तबई हवा जो है और एयर पॉल्यूशन, क्या दोनों सेम चीज है या दोनों में डिफरेंस है? पहली बात की जो गैर तबई हवा नहीं बल्कि गैर तबई उसके अंदर तगयुरात आ जाते हैं, और जो गैर तबई तगयुरात हैं उसमें हमने इस वक्त स्लाइड सामने था, उस वक्त वाज़ेह किया था इस बात को। जो गैर तबई तगयुरात हैं वो दो तरह से हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि वो जो कि हमारे हेल्थ पे गलत यानी डेलीटेरियस इम्पैक्ट ना डाले, जिसमें कि जो आपके जो सेलेस्टियल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स यानी आसमानी और ज़मीनी फैक्टर्स उसके लिए रिवर्सिबल था। उसके बाद वो गैर तबई तगयुरात जो हमारी सेहत पे खराब इम्पैक्ट डालता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, उसके अंदर दो चीज़ें आई थी। एक तो आया था हमने कोई जरासीम का ताज़िया हो जाए एयर के अंदर, या किसी तरह के कोई पॉल्यूटेंट्स जो कि नॉर्मली अवेलेबल नहीं होते वो चीज़ें आ जाए या ज़्यादा मिकदार में आ जाए, जिसको पॉल्यूटेंट्स के नाम से मॉडर्न टेक्स्ट में अवेलेबल है। क्योंकि एयर पॉल्यूटेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क आपको यूनाइटेड टेक्स्ट में नहीं मिलेगा, इसका जो बहुत ज़्यादा वर्क है वो मॉडर्न टेक्स्ट के अंदर मिलता है। तो जो एयर पॉल्यूटेंट्स है सिर्फ उसको हम गैर तबई नहीं कह सकते हैं, बल्कि गैर तबई ब्रॉड कंसेप्ट है जिसमें एयर पॉल्यूटेंट भी शामिल है। दोनों को डिफरेंशिएट कब करेंगे? अभी तो डिफरेंशिएट कर दिया आपके सामने में। गैर तबई में समझने की बात यह है कि दो चीजें हैं। एक तो वो चीजें हैं जो हमारी सेहत पे नेगेटिव इम्पैक्ट यानी डेलीटेरियस इम्पैक्ट नहीं डाल रही है। दूसरी चीज वो है, मसलन जैसे एग्जांपल थोड़ी सी बात समझ ले, जैसे अगर स्प्रिंग सीजन या समर सीजन है, समर सीजन में कौन जनरली क्या है कि हमारे जो एयर है उसके अंदर एक हरारत होगा उसकी कैफियत के अंदर, और अगर किसी वजह से कोई साइक्लोनिक वेव्स आ जाए और आने की वजह से वो वहाँ पे अगर मान लिया कि बहुत तेज हवा चली, बारिश हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा कि ठंडक पैदा हो जाएगी, तो ये भी गैर तबई तगयुरात में आएगा, लेकिन ये पॉल्यूटेंट्स में नहीं आएगा। चलिए ठीक है सर। थैंक यू।